हम कहानी की शुरुआत सूंग जिनवू से करते हैं, जो एक ई रैंक शिकारी है जो औसत इंसान से थोड़ा ही ज्यादा ताकतवर है। चूंकि वह विशेष रूप से ताकतवर नहीं है, इसलिए जब भी वह किसी काल कोठरी में प्रवेश करता है तो वह हमेशा पाताल लोक और परलोक में जाने के करीब होता है। अपनी जान जोखिम में डालने के बावजूद वह गिल्ड द्वारा दिए जाने वाले पैसे से अपनी बीमार मां के मेडिकल बिल का भुगतान करने में मुश्किल से सक्षम है। काल कोठरी स्थल पर शिकारी किम सांग शिक का स्वागत हंटर बक द्वारा किया जाता है, जो उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, यह देखते हुए कि हंटर बक एक सक्रिय शिकारी होने से सेवानिवृत्त हो चुका था। श्री बक उसे बताता है कि उसे पैसे की जरूरत है क्योंकि उसकी पत्नी उनके दूसरे बच्चे से गर्भवती है। फिर श्री बक कहते हैं कि उन्हें चिंता है कि वह पीछे रह जाएगा क्योंकि वह पहले से ही इतना अच्छा नहीं था और शायद ब्रेक लेने के बाद वह और भी खराब हो गया है। जब वह बात कर रहा होता है तो जिनवू रूसी रूले का एक और खेल खेलने के लिए काल कोठरी स्थल पर पहुंच जाता है। यह देखकर उत्सुक कि सभी लोग जिनवू का अभिवादन कर रहे हैं, श्री बक किम सांग शिक से पूछते हैं कि क्या जिनवू एक बहुत शक्तिशाली शिकारी है, क्योंकि सभी उसे देखकर खुश दिखते हैं। किम सांग शिक हंसते हुए उन्हें बताते हैं कि सूंग जिनवू एक ई रैंक है और दुनिया का सबसे कमजोर शिकारी माना जाता है, क्योंकि वह ई रैंक काल कोठरी में भी घायल हो जाता है। और यही में मेरा मतलब है लिजुही, एक बी रैंक शिकारी जिनवू पर चिल्लाता हुआ आता है और पूछता है कि उसे फिर से चोट क्यों लगी है। जिनवू उसे बताता है कि वह ई रैंक काल कोठरी पर छापा मारने के दौरान चोटिल हो गया और चूंकि अन्य शिकारियों के रैंक ऊंचे थे और काल कोठरी कठिन नहीं थी, इसलिए वे अपने साथ कोई उपचारक नहीं लाए थे, इसलिए वह दयनीय लग रहा है। शिकारी सांगची यूल सभी को एकत्र होने के लिए बुलाता है, ये बताते हुए कि वे जल्द ही काल कोठरी में प्रवेश करेंगे, और पूछता है कि क्या सभी को उसके एक नेता के रूप में समूह का नेतृत्व करने से कोई आपत्ति नहीं है। सभी उसके निर्णय से सहमत होते हैं और वे अंदर चले जाते हैं। काल कोठरी के अंदर जिनवू एक बार फिर घायल होने वाला एकमात्र व्यक्ति है। स्पष्ट रूप से शर्मिंदा, जिनवू एक कमजोर बहाना देता है, उसे बताता है कि वह यह सब मजे के लिए करता है, लेकिन जूही इसे नहीं मानती। हमें इस बारे में थोड़ी जानकारी दी जाती है कि वे काल कोठरी में राक्षसों को मारकर कैसे पैसे कमाते हैं। हंटर सॉन्ग चियोंग की कृपा से एक बार जब आप एक राक्षस को मारते हैं तो आपको इसका जादुई कोर मिलता है, जिसका उपयोग हथियार बनाने के लिए होता है। सी रैंक और उससे ऊपर के राक्षसों के कोर बहुत पैसे लाते हैं, लेकिन जब जिनवू अपनी जान जोखिम में डालता है तो वह मुश्किल से एक ई रैंक राक्षस कोर प्राप्त कर पाता है। इसलिए एक सी रैंक काल कोठरी उसके लिए असंभव है और यही कारण है कि वह कंगाल है शिकारी होने के बावजूद। जब जिनवू अपनी निराशाजनक स्थिति के बारे में सोच रहा है तो टीम एक छिपी हुई काल कोठरी की खोज करती है। हंटर सॉन्ग ची योंग समूह से कहता है कि चूंकि काल कोठरी बंद नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि बॉस राक्षस छिपी हुई काल कोठरी में है। वह उनसे वोट करने के लिए कहता है कि क्या उन्हें इसे साफ करना चाहिए या इसे गिल्डों को रिपोर्ट करना चाहिए और उनके आदेशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। गिल्डों को रिपोर्ट करने का मतलब होगा कि उन्हें अपने लाभ का और भी अधिक हिस्सा साझा करना होगा। लगभग सभी ने अपना वोट डाला, जिससे यह टाई हो गया। चूंकि जिनवू आखिरी बचा है, उससे अपना वोट डालने के लिए कहा जाता है। पैसे के बारे में सोचते हुए जिनवू का लालची छोटा सिर उठता है और वह उन्हें इसे साफ करने के लिए वोट देता है। आखिरकार वे लंबे चलने के बाद डबल काल कोठरी के अंत तक पहुंचते हैं और एक अशुभ दरवाजे से मिलते हैं। अंदर प्रवेश करते ही वे कुछ संदिग्ध मूर्तियां देखते हैं जो पूरे कमरे में रणनीतिक रूप से रखी गई हैं। एक मूर्ति एक रणिक पाठ पकड़े हुए है जिसमें काल कोठरी के नियम हैं, और जैसे ही वे इसे पढ़ते हैं दरवाजा बंद हो जाता है, उन्हें फंसा देता है। डरे हुए शिकारी बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे की रक्षा करने वाली मूर्तियों में से एक द्वारा उसका सिर काट दिया जाता है। अराजकता फैल जाती है जब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें मूर्तियों से लड़ना है, जिसमें मेघा मूर्ति भी शामिल है। क्योंकि जिनवू का शिकारी के रूप में जीवन लगभग मृत्यु के अनुभवों से भरा हुआ है, वह बता सकता है जब कुछ बुरा होने वाला होता है। उसकी प्रवृत्ति सक्रिय हो जाती है और वह सभी को तुरंत झुकने की चेतावनी देता है। मेघा मूर्ति अपनी आंखों से किरणें निकालती है, एक शिकारी को मार देती है जिसका चेहरा हम कभी नहीं देख पाते, और शिकारी सॉन्ग ची यूल का दाहिना हाथ जला देती है। जूही भावनात्मक रूप से बेहोश और अनुपयोगी होने के कारण शिकारी सॉन्ग ची यूल के पास घाव को पट्टी से बांधने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अपनी नई थ्योरी का परीक्षण करते हुए जिनवू ने खोजा कि जब तक आप एक निश्चित ऊंचाई से अधिक नहीं जाते, तब तक मेघा मूर्ति आप पर हमला नहीं करेगी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें पहले मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और फिर अपने विश्वास को साबित करना चाहिए, जैसे नियम कहते हैं। तो वे सभी उसे झुकते हैं और यह उन्हें सबसे डरावनी मुस्कान देती है जो मैंने कभी देखी है। सोचते हुए कि यही सब कुछ है, वे जश्न मनाना शुरू करते हैं। मेघा मूर्ति उनकी खुशियों को चूर कर देती है जब यह उठती है और धमकी भरे तरीके से उनकी ओर बढ़ने लगती है। घबराए हुए जिनवू सुझाव देते हैं कि वे इसकी प्रशंसा करें। क्वायर हंटर इसे आजमाता है क्योंकि वह चर्च में गाता था, लेकिन मेघा मूर्ति प्रभावित नहीं होती और उसे अपने पैरों के नीचे कुचल देती है। उसके बाद सभी डर जाते हैं और मुर्गियों की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। एक महिला हंटर अगली मरने वाली होती है क्योंकि उसे भी मेघा मूर्ति कुचल देती है। बाघ अपने प्यारे परिवार के बारे में सोच रहे होते हैं। उन्हें एक मूर्ति द्वारा 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाता है जब वह इसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं।
अन्य हंटर भी मारे जाते हैं। वे अन्य मूर्तियों के पास आ जाते हैं। यह समझते हुए जासूस जिनवू फिर से निष्कर्ष निकालते हैं कि वाद्य यंत्रों वाली मूर्तियां सुरक्षित हैं और सभी को उनके पास भागने के लिए कहते हैं। जैसे ही शिकारी पास आता है वे बजाना शुरू कर देते हैं। सभी जल्दी से एक मूर्ति चुनते हैं, जिनवू और जूही को छोड़कर। जिनवू एक वाद्य यंत्र वाली मूर्ति तक पहुंचते हैं, लेकिन मूर्ति नहीं बजाती, समझते हुए कि यह तब तक नहीं बजेगी जब तक केवल एक व्यक्ति इसके पास खड़ा नहीं होता। जिनवू जूही को वहां छोड़ते हैं और दूसरे की तलाश करते हैं। हालांकि विशाल मूर्ति उन पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके पैरों से बाल बाल बचते हुए जिनवू गलती से एक मूर्ति के पास चले जाते हैं, जो बिना समय गंवाए अपनी ढाल का उपयोग करके उनका पैर काट देती है। जिनवू मौत से बच जाते हैं जब वे एक गाने वाली मूर्ति तक रेंगने में सफल होते हैं। जूही उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वह ज्यादा मदद नहीं कर पाती। 19 में से केवल 6 के जीवित रहने से निराश होकर, जिन्होंने शुरू में कालकोठरी में प्रवेश किया था, किम सांग शिक सब कुछ गलत होने के लिए सोंग ची यूल को दोषी ठहराते हैं। जैसे उन्होंने वोट नहीं दिया था। झगड़ा जारी है। विशाल मूर्ति उनके लिए एक वेदी बुलाती है ताकि वे अपने विश्वास को साबित कर सकें, महसूस करते हुए कि मूर्ति चाहती है कि वे किसी की बलि दें। किम सांग शिक विनम्रता से सांग ची युल से खुद को पेश करने के लिए कहते हैं। सांग ची युल सहमत होते हैं। अन्य शिकारी की मृत्यु के बारे में दोषी महसूस करते हैं। जैसे ही वह वेदी पर कदम रखते हैं, उनके बगल में एक अजीब आग जल उठती है। शिकारी सांग ची युल क्यों नहीं मरते, इस बारे में भ्रमित होकर जिनवू अन्य शिकारियों से उन्हें वेदी तक ले जाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, 3 आग जल उठती हैं। बाकी लोग भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि परीक्षण तब तक शुरू नहीं होगा जब तक सभी वेदी पर नहीं होते। जैसे ही वे सभी वेदी तक पहुंचते हैं, प्रवेश द्वार या इस मामले में निकास द्वार खुल जाता है और अन्य मूर्तियां धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। केवल तभी करीब आती है जब सभी अपनी नजरें उनसे हटा लेते हैं। अगला क्या हो सकता है? इससे बहुत डरकर अन्य महिला शिकारी भाग जाती है। सुरक्षित रूप से काल कोठरी से बाहर निकल जाती है। सभी को आश्चर्यचकित छोड़ देती है। हालांकि एक बार जब वह चली जाती है तो एक आग बुझ जाती है। जासूस जिनवू गणना करता है और समझता है कि यह एक जाल है, क्योंकि दरवाजा थोड़ा बंद हो जाता है जब लाल लौ बुझ जाती है। एक और शिकारी उन्हें छोड़ देता है, केवल जिनवू, जूही, सोंग ची यूल और किम सांग सिक को छोड़कर। हालांकि जिनवू बताता है कि वे बाहर निकल सकते हैं जब नीली लौ बुझ जाती है। किम सांग सिक कहता है कि वह उसका आभारी है, लेकिन वह बहुत डरता है कि जिनवू गलत हो सकता है, तो वह जीवित बाहर निकलने का मौका लेता है और बाहर भागता है। सभी उम्मीद खत्म हो जाने के बाद शिकारी सोंग ची यूल, जूही और जिनवू को भागने और उसे पीछे छोड़ने के लिए कहता है। हालांकि जूही के पैर मना थकान से जवाब दे देते हैं और वह जिनवू को काल कोठरी से बाहर ले जाने में असमर्थ है। इस कारण से जिनवू पीछे रहने की पेशकश करता है ताकि शिकारी सोंग ची यूल उसे ले जा सके। जूही बाहर। जूही विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन सांचियों कराटे उसे बेहोश कर देता है और जाने से पहले जिनवू को धन्यवाद देता है। एक बार जब वे चले जाते हैं तो मूर्तियां आखिरकार जिनवू के पास पहुंचती हैं, जो लड़ाई करने के आखिरी प्रयास में एक फेंकी हुई तलवार उठाता है। मूर्तियां उस पर बेरहमी से हमला करती हैं और आखिरी वार करने से ठीक पहले उसकी आंखों के सामने एक अजीबोगरीब सिस्टम दिखाई देता है। निष्पादन को रोकते हुए यह उसे बताता है कि उसने कमजोर के साहस की परीक्षा पास कर ली है और खिलाड़ी बनने का अधिकार अर्जित कर लिया है। हालांकि अगर वह स्वीकार नहीं करता है तो वह मर जाएगा। स्वाभाविक रूप से चूंकि वह मरना नहीं चाहता है, जिनवू स्वीकार करता है और खिलाड़ी बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो एक टिप्पणी छोड़ें और चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप सोलो लेवलिंग के अगले आर्क को मिस न करें।